Students, this is part third of abortion from midwifery and gynecology. In this last video of abortion, we will learn about recurrent abortion एंड इट्स मैनेजमेंट, मतलब सारे अबॉर्शन का मैनेजमेंट देखेंगे, लेकिन आज हम देखेंगे रिकरेंट अबॉर्शन। ठीक है, रिकरेंट अबॉर्शन जो था वो था जो कि हमने स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन देखे थे फर्स्ट टाइप, और सेकंड टाइप उसी के अंदर था स्पॉन्टेनियस में ही रिकरेंट अबॉर्शन, तो वो हम देख लेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने ये सारा पूरे देख लिए थे कि टाइप ऑफ अबॉर्शन हमने सब कंप्लीट कर लिया है, और इसके साथ हमने देखा था एटियोलॉजी देख ली थी जो मैटरनल और फीटल फैक्टर्स के अकॉर्डिंग देखा था। तो ये हमारे पार्ट 1 एंड पार्ट 2 है, जिसमें कि हमने सब देख लिया था। इंसिडेंट्स, टाइप्स में हमने देखा था कि जो टाइप्स होते हैं अबॉर्शन के, नेचुरल एंड स्पॉन्टेनियस होता है, इंड्यूस एंड आर्टिफिशियल होता है। तो हमने ये जो नेचुरल एंड स्पॉन्टेनियस पहले पकड़े थे, जिसमें से कि हमने थ्रेटन अबॉर्शन तो टाइप 1 में ही देख लिया था, और ये सारे अबॉर्शन हमने जो थे टाइप मतलब पार्ट सेकंड में देखा था। ठीक है ना। और अब भी जो ये है कहीं कहीं पे बुक्स में ये भी है कि जो टाइप्स ऑफ अबॉर्शन है स्पॉन्टेनियस एंड रिकरेंट, दूसरा भी है रिकरेंट। ठीक है, तो जो स्पॉन्टेनियस है उसमें है आइसोलेटेड है और रिकरेंट है। तो आइसोलेटेड में इतने सारे टाइप हैं, और जो रिकरेंट है वो अभी हमने देखा नहीं है, अभी मैं आज थर्ड पार्ट में दिखाऊंगी। और जो इंड्यूस था उसके अंदर ये सब आता था, तो ये हमने सब देख लिया है। तो इसीलिए आज हम देखेंगे थर्ड वाला पार्ट देखेंगे, जिसमें कि आज हम देखेंगे रिकरेंट अबॉर्शन। ओके, तो जो नए व्यूअर्स हैं वो इसे सब्सक्राइब कर लें, और जो सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लें, जिससे कि जो भी नए वीडियोस इसमें अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको अपने आप ही मिल पाए और आप उससे बेनिफिट ले पाएँ, पढ़ पाएँ उसको और उसके नोट्स बना लें। ठीक है, तो रिकरेंट अबॉर्शन क्या होता है, जैसे इसके नाम से ही लग रहा है कि इसमें क्या होता है, सीक्वेंसेस ऑफ 3 और मोर कंसिक्यूटिव स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, मतलब कि 3 से 4 बार या उससे भी ज़्यादा क्या हो सकते हैं इसमें अबॉर्शन हो जाते हैं, जो कि अपने आप ही बिना किसी कुछ लिए, बिना कोई ट्रीटमेंट या कोई मेडिकेशन ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन ये अपने आप ही हो जाते हैं। ठीक है, और ये 1% ऑफ वुमेन में देखने को मिलता है। इसके जो रिस्क होते हैं वो अबॉर्शन के जो होते हैं उनमें ज़्यादा रिस्क होता है, इंक्रीज रिस्क हो जाता है, जबकि ये अबॉर्शन जिसके अगर ये अबॉर्शन 1-2 ऐसे होते हैं तो फिर इनमें ज़्यादा रिस्क हो जाते हैं कि ये बार बार ये रिकरेंट होने लगते हैं, और इसका कोई अंडरलाइन कॉज नहीं होता है। कम से कम जो 50% जो रिकरेंट अबॉर्शन होते हैं उसका जो कोई कॉज अननोन ही रहता है, कहने का मतलब ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं हो पाता कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो किसी का तो पता चल जाता, तो 50% ऐसे जिसमें नहीं चल पाता है। और अगर वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अबॉर्शन हो रहे हैं तो उसके क्या कॉज होंगे, तो जेनेटिक फैक्टर जो होते हैं 3.5% तो इसी फैक्टर के वजह से अबॉर्ट होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो हमने ये इसलिए ज़्यादा डिटेल इसमें नहीं करेंगे, जब हमने कॉजेज़ पढ़े थे तो मैंने आपको ये सब समझा दिया था कि इसका मतलब क्या होता है। तो जो प्रीनेटल जो पेरेंटल क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ की वजह से भी ये अबॉर्शन होते हैं, जिसमें कि दोनों पेरेंट्स में से किसी ना किसी में कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी हो, तो ये जेनेटिक फैक्टर में आ जाता है। ठीक है, देन कॉमन कॉज जो होता है वो बैलेंस ट्रांसलोकेशन की वजह से भी एबनॉर्मली जो ट्रांसलोकेशन होता है क्रोमोसोम का, उसके वजह से भी होता है, जो कि मैंने आपको पहले ही स्लाइड उसमें बताया था कि बैलेंस ट्रांसलोकेशन जो होता है वो एक ऐसी कंडीशन होती है जबकि क्या होता है कि इन विच पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम हैज़ ब्रोकन। ठीक है, ब्रोकन ऑफ, कि मतलब जो क्रोमोसोम का पार्ट होता है वो ब्रोकन ऑफ हो जाएगा और क्या हो जाएगा, रीअटैच हो जाएगा इन अनदर लोकेशन। ठीक है, कहीं दूसरी जगह पे वो लोकेट हो जाएगा, कहने का मतलब, तो इसको बोलते हैं। और मतलब कि इट्स मीन क्या होगा कि दैट सेक्शन ऑफ द 2 क्रोमोसोम्स हैव स्विच पे, मतलब वो 2 क्रोमोसोम में डिवाइड हो जाएंगे, तो उसमें भी क्या होता है कि फीटस पे जो होता है इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, और ये जो होता है ये लीड करता है अनबैलेंस ट्रांसलोकेशन को। अब ये बैलेंस जो था वो अनबैलेंस ट्रांसलोकेशन में हो जाता है इन द फीटस पे, और उससे क्या होता है मिसकैरेज होने के चांसेस, जल्दी मिसकैरेज, अर्ली मिसकैरेज के चांसेस हो जाते हैं। अगर बेबी मिसकैरेज नहीं हुआ है, लाइव बर्थ हुई है, तो उसमें ज़रूर से कुछ ना कुछ कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ हो जाती है। ठीक है, और रिस्क हो जाता है ये जो मिसकैरेज का इन कपल्स में विथ बैलेंस ट्रांसलोकेशन। तो जिसका बैलेंस ट्रांसलोकेशन में जो होता है कम से कम मोर देन 25% चांसेस तो इसी के वजह से होते हैं अबॉर्शन। ठीक है, और दिस इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर लॉस। इसमें सबसे ये जो कॉज होता है, जो ये क्रोमोसोमल वाला है, इसमें एबनॉर्मलिटी जो होती है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ज़्यादा इसके देखने को मिलते हैं अबॉर्शन। ठीक है, और एंड्रोक्राइन एंड मेटाबॉलिक दूसरा कॉज हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो कोई मदर होती हैं
जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं वो कंट्रोल, उनका जो डायबिटीज़ जो होता है वो पुअरली कंट्रोल है, मतलब वो डायबिटीज़ मदर है, या फिर वो थायराइड ऑटो एंटीबॉडीज़ से उनमें प्रेजेंट है, मतलब कि ऐसी एंटी ऑटो इम्यून डिजीज़ से रिलेटेड है कि ऐसे एंटीबॉडी जो कि थायराइड पे क्या करती है, इफेक्ट उसी को टारगेट बनाती है, तो अपने ही जो हेल्दी सेल होते हैं उनको टारगेट बनाती है। तो यहाँ पे थायराइड को बनाया जा रहा है, तो इससे क्या होगा कि जो भी बेबी होगा वो उस पर इफेक्ट पड़ेगा। और ल्यूटिनाइजिंग फेस डिफेक्ट की वजह से भी हो सकता है, ये मैंने पहले ही स्लाइड में आपको समझाया था, पहले या सेकंड में। और हाइपर सिक्रीशन ऑफ द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, उसके ज़्यादा, वो भी हमने पहले पढ़ लिया है। तो इन सब के वजह से भी ये कॉज होता है अबॉर्शन, और जो रिकरेंट है। और दूसरा और अदर कॉज हो सकता है इन्फेक्शन, कि इन्फेक्शन जो होता है जब जेनेटल ट्रैक के थ्रू, यानी कि जेनेटल ट्रैक के थ्रू जो होता है इन्फेक्शन ऊपर को जा रहा होता है ना, मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर में, तो उसमें भी क्या होगा, यूट्रस तक पहुंचेगा और उससे भी फीटस पे इफेक्ट पड़ेगा, और फीटस में क्या होगा, ट्रांसप्लेसेंटल फीटल इन्फेक्शन हो जाएगा। और ये होता है जैसे कि फॉर एग्जांपल सिफिलिस, गनोरिया, HIV, आप बहुत सारे एग्जांपल्स में दे सकते हैं। तो इन्फेक्शन की वजह से भी ये होता है। इनहेरिटेड थ्रोम्बोफिलिया की वजह से भी होता है, जिसमें कि प्रोटीन सी डिफिशिएंसी, प्रोटीन एस डिफिशिएंसी हो जाती है, जिसमें थ्रोम्बो जो भी थ्रोम्बिन जीन म्यूटेशन के वजह से ये होगा। देन ऑटो इम्यूनिटी होगी। ऑटो इम्यूनिटी मतलब कि ऑटो इम्यून से रिलेटेड डिसऑर्डर अगर है तो उसमें भी ये कॉज होगा। कम से कम उसमें ये जो होता है एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम में ये 15% देखने को मिलता है, ठीक है। और एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन द मदर, जो कि प्रोड्यूस, जो कि बच्चे के लिए क्या करती है, फीटस आउटकम, मतलब जो प्रोडक्ट है उसके लिए ये एडवर्स इफेक्ट डालती है। तो ये जो एंटीबॉडीज़ होती है उसके इफेक्ट अदर उसमें मतलब गलत इफेक्ट पड़ता है प्रोडक्ट पे, तो उसके वजह से भी फिर ये वो हो सकता है मतलब रिकरेंट अबॉर्शन। और डायग्नोसिस बाय द प्रेजेंस ऑफ ल्यूपस एंटीकोगुलेंट, अगर इसका डायग्नोस करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा कि एंटी ल्यूपस एंटीकोगुलेंट, IgG, IgM, एंटी कार्डोलिपिन एंटीबॉडीज़, ये उसमें एंड डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है इसमें एलो इम्यून फैक्टर, ये भी जो है इम्यून से रिलेटेड है। इसमें इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट द पैटर्नल एंटीजन इन द फीटस, तो जो फीटस होता है उसके अगेंस्ट क्या करता है, ये काम करता है, मतलब फीटस के जो पैटर्नल एंटीजन होते हैं उसमें फीटस में इफेक्ट डालते हैं, और उसका जो प्रोडक्ट होता है वो उसमें रिस्पॉन्स इफेक्ट पड़ता है उसमें, ठीक है। एंड दिस इज़ द मतलब अबॉर्शन के चांसेस फिर ज़्यादा हो जाएंगे। दिस इज़ द रिस्क ऑफ द लैक ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द ब्लॉकिंग एंटीबॉडीज़ बाय द मदर। अब इसके वजह से क्या होगा कि जो भी एंटीजन है उसके अगेंस्ट, मतलब ये जो रिजल्ट आएगा लैक ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ, यानी कि मदर जो होती है क्या कर रही है, ब्लॉकिंग एंटीबॉडीज़, उसका जो प्रोडक्शन होता है एंटीबॉडीज़ का वो नहीं हो पाएगा, और बाय द मदर ड्यू टू द फेलियर ऑफ रिकग्नाइजेशन ऑफ द ये LTX, मतलब कि जो टी सेल होता है, टी सेल ल्यूकेमिया एंड हेमोबॉक्स करके जो प्रॉब्लम आती है उसमें ये एंटीबॉडीज़ को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी मदर, क्योंकि वो एंटीजन को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रही है। तो कहने का मतलब कि फीटस पे इफेक्ट पड़ेगा। एनाटॉमिकल एबनॉर्मलिटीज़ में क्या होगा कि 10 to 15% तो रिकरेंट चांसेस इसी से होते हैं, कि जब ये एनाटॉमिकल जो रिप्रोडक्टिव जो उसके जो ऑर्गन्स होते हैं वो ठीक तरीके से मतलब नहीं है, नॉर्मली नहीं है, ठीक है, स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है उसमें। तो इसके कॉजेज़ होते हैं, एक तो हो गया कंजेनाइटल, जो कि कंजेनाइटल हो जाएगा जो कि बाय बर्थ है, और एक्वायर्ड हो जाएगा जो बाद में जाके हो रहा है। तो इसमें क्या होता है, बाय बर्थ जो होता है उसको ये डिफेक्ट इन द मुलेरियन डक्ट फ्यूज़न, यानी कि जो ये डक्ट फ्यूज़न में ही उसका क्या हो जा रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि यूट्रस सही से डेवलप नहीं हो रहा। यूनिकॉर्नेट हो सकता है, बाइकॉर्नेट हो सकता है, सेपरेट और डबल यूट्रस, ये आप देख पा रहे होंगे। तो ये आपने पढ़ लिया होगा, तो ज़्यादा टाइम इसमें वेस्ट नहीं करेंगे। तो ये देखिए, ये नॉर्मल है, नॉर्मल यूट्रस का शेप है, और उसके अलावा जो होता है ये अलग अलग शेप के हैं जैसे, तो इनका ठीक से क्या नहीं हो पा रहा, फ्यूज़न नहीं हो पाया, तो उसके वजह से भी ये होगा। एक्वायर्ड में क्या होता है कि जो इंट्रा यूट्राइन एडिजन हो सकते हैं, एक्वायर्ड में मतलब जो बाद में प्रॉब्लम आ रही है ना, तो जिसमें कि एडिजन हो सकते हैं यूट्रस पे, और यूट्रस के अंदर हो सकता है, और उसमें कुछ फाइब्रॉइड हो सकते हैं जो कि एंडोमेट्रियोसिस हो सकती है, और सर्वाइकल इनकम्पिटेंस हो सकता है। इनकम्पिटेंसी ये देखिए, इसमें देख पा रहे होंगे अभी कुछ फाइब्रॉइड्स हैं जो कुछ उसके बाहर हैं,
ठीक है, और कुछ उसके अंदर हैं, कुछ इसके इस तरीके से यूट्रस में है, तो ये भी इसमें कॉज करते हैं, रिस्क रहता है मतलब अबॉर्शन का। और डिफेक्ट मुलेरियन डिफ्यूजन की वजह से हो सकता है कि जिसमें डबल यूट्रस सेप्टेज बाय, ये मैंने आगे अब फर्स्ट स्लाइड में देख लिया। अबाउट 20% केसेस जो होते हैं रिकरेंट अबॉर्शन इसी की वजह से हो सकते हैं। इम्प्लांटेशन ऑफ द जो सेप्टम लीड टू द डिफेक्टिव इम्प्लांटेशन। अब ये जो इम्प्लांटेशन होगा उसका ये जो प्लेसेंटल इम्प्लांटेशन क्या होगा, इसमें एबनॉर्मल होगा, तो बेबी को ज़्यादा क्या नहीं मिल पाएगा ठीक से। ये तो है एशरमैन सिंड्रोम, जिसमें कि क्या होता है इंट्रायूटेराइन एडिशन ड्यू टू द प्रीवियस कट। जब कभी इधर से क्या किया है उसको पहले कभी क्यूरेट किया हो या इस तरीके से, तो उसमें क्या हो जाएगा, कुछ एडिशन कॉज हो जाएंगे इंट्रायूट्राइन में, ठीक है। तो जिसके वजह से बेबी को ठीक से क्या नहीं मिल पाएगा, स्पेस, बेबी मतलब प्रोडक्ट, तो उसको ठीक से स्पेस नहीं मिल पाएगा और वो क्या हो सकता है, वो लीड करेगा मिसकैरेज के लिए, ठीक है। तो ट्रांस वजाइनल जो यूट्रस अल्ट्रासाउंड यूज फॉर डायग्नोसिस, इसको डायग्नोस करने के लिए जो होता है ट्रांस वजाइनल मतलब थ्रू दी वजाइना क्या किया जाएगा, अल्ट्रासाउंड किया जाएगा, ये देखने के लिए कि कितना तक उसमें एडिशन फॉर्म हो गया। एडिशन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए, ये है स्कार टिश्यू जो है, ये है स्कार टिश्यू, और ये है एंडोमेट्रियम, ठीक है। ये एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड ये पेरीमेट्रियम। तो ये इनके अंदर जो एंडोमेट्रियम है उसके अंदर स्कार हो जाएगा, जिससे कि बेबी को स्पेस, प्रोडक्ट को स्पेस नहीं मिलेगा और इम्प्लांटेशन जो होगा वो एबनॉर्मल होगा, तो उससे भी उसके चांसेस हो जाते हैं। जो एशरमैन सिंड्रोम बोलते हैं इसको, इसमें मैंने बताया कि इंट्रायूट्राइन में एडिशन हो जाएंगे और वो मिसकैरेज को लीड करेगा, ठीक है। और हिस्ट्रोस्कोपिक रिएक्शन में क्या होगा कि जो सेप्टम और जो डिवीज़न ऑफ द एडिशन इन एशरमेटिक सिंड्रोम, ये वाले एशरमैन सिंड्रोम में इस तरीके से क्या हो जाएंगे, कुछ इसका सेप्टम का डिवीज़न हो जाएगा और यहाँ पे एडिशन हो जा रहे हैं, जिसके वजह से जो होता है कि अब बेबी को स्पेस नहीं मिलेगा। सब म्यूकस फाइब्रॉइड हो सकते हैं मैनेज बाय द मायोमेक्टमी, और कुछ फाइब्रॉइड्स हो सकते हैं, कुछ फाइब्रॉइड होंगे तो उसमें क्या करना पड़ेगा, मायोमेक्टमी करनी पड़ेगी, तो प्रॉब्लम आएगी, मतलब नहीं हो पाएगा फिर तो ना। और अब हम देखते हैं इनकम्पिटेंस। तो कुछ जो होता है इसमें सर्वाइकल इनकम्पिटेंस का मतलब होगा कि सर्वाइकल में कुछ ना कुछ, जैसे सर्विक्स है इसमें प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, पेनलेस सर्विक्स का जो होगा डायलेटेशन हो जाएगा, ये आप देख पा रहे होंगे, डायलेट हो रही है बेबी जबकि है, और ये डायलेट होने शुरू हो जाएगी बिना किसी पेन के, ठीक है। और ब्लूमिंग, और क्या हो जाएगा कि विथ बैलूनिंग ऑफ एमनियोटिक सैक इनटू द वजाइना, यानी कि जो बैलूनिक सैक का मतलब है जो यहाँ पे जिसमें बेबी रहता है जिस सैक के अंदर, वो क्या हो जाएगा, वजाइना में अंदर आ जाएगा। ये आप देख पा रहे होंगे, ये जो सैक है ये कहाँ पे आ जाएगा, वजाइना में, यहाँ नीचे जो सर्विक्स के थ्रू जो होता है ये अंदर नीचे को आ जाएगा, ये पाउच जो होता है ना बलून टाइप का, और ये जो होता है पेनलेस होता है। और ये सैक जो होता है कभी भी जब ये एमनियोटिक सैक जो होता है इनटू द वजाइना होगा और फॉलोइंग बाय द रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन एक्सपल्शन ऑफ द फीटस, और ये जो होती कभी भी क्या हो सकती है, रप्चर हो सकती है उसके वजह से, क्योंकि अपने प्रॉपर प्लेस पे नहीं है, और फीटस क्या होगा कभी भी एक्सपल आउट हो जाएगा। और यूजुअली ये जो होता है 16 से 24 हफ्ते के अंदर होता है, ठीक है, ये वाली प्रॉब्लम। और जो कंजेनाइटल होती है इसमें जो कंजेनाइटल मतलब जो कि डेवलपमेंट किया है बाद में, जो कि उसको ऐसी कॉज हो गया है कि वीकनेस ऑफ सर्विस हो जाएगी, जब सर्विस का क्या होगा, वीकेंड हो जाएगी, और जो यूट्राइन जो होती है वो एबनॉर्मलिटीज़ होगी, जो यूट्राइन उसकी, ठीक है, एबनॉर्मल यूट्राइन है और वीक है सर्विक्स। और अक्वायर्ड में क्या होगा, इसमें कॉमन जो इंड्यूस अबॉर्शन बाय द डीएनसी, यानी कि कभी कभी क्या होता है कि जो हमने ये तो देख लिया ना सर्वाइकल इनसफिशिएंसी, आपको मैंने ये वाला दिखाया था कि सर्विक्स जो होती है डायलेट होने लगती है, ये होता है। अब इसमें कंजेनाइटल में भी यही होगा कि जो वीकेंड सर्विस है और यूट्राइन एनोमलीज हो गई हैं, उससे किसी भी वजह से एडिशन हो गया हो या जो भी है ना, कोई ऐसा प्रीवियस सर्जरी हुई हो यूट्रस की इससे। और अक्वायर्ड में क्या होगा, ये तो कंजेनाइटल है जो कि बाय बर्थ है, और जो अक्वायर्ड होगा उसमें क्या होगा कि कॉमन कॉज जो होते हैं वो ये डीएनई का मतलब हो गया डायलेटेशन एंड इवैक्यूएशन, डायलेट करना सर्विस को और इवैक्यूएट करना जो भी प्रोडक्ट है उसके थ्रू अबॉर्ट कराया है, तो उसके वजह से भी कभी कभी अबॉर्शन के चांसेस रिकरेंट होने लगते हैं। एंड डीएनसी ऑपरेशन, डीएनसी का मतलब है डायलेट एंड क्यूरेट करना, ठीक है। ये आप देख पा रहे होंगे
कि इस तरीके से क्या किया, सर्विक्स को डायलेट किया और सर्विक्स से फिर इस इंस्ट्रूमेंट को डाल के, यानी कि कोई भी ओवम फॉर्सिव या चिटिल वो स्पंज स्टिक कुछ भी, तो यहाँ पे ये क्या किया गया, जो प्रोडक्ट है उसको क्यूरेट करेंगे, क्यूरेट करने के बाद उसको आउट कर देंगे, ठीक है। और ये जो होता है सिम्स स्पेक्युलम है, ये जो देख पा रहे हैं आप, ये सिम्स स्पेक्युलम की हेल्प से जो सर्विक्स है उसको क्या करा, डायलेट किया, मतलब उसको मतलब उसकी हेल्प से उसको ओपन किया और इस तरीके से डायलेट को उसमें डाला, डायलेटर्स को डायलेट करा सर्विस को, और उसके बाद किसी इंस्ट्रूमेंट से, जो कि स्पंज स्टिक हो सकती है या ओवम फॉर्सिव हो सकती है, कुछ भी, तो उसको क्यूरेटर्स, ये क्यूरेट्स हैं, तो क्यूरेटर्स होते हैं जो डीएनसी पैक में होते हैं, उससे क्यूरेट किया और लास्ट में उसको आउट करा। तो इसके वजह से भी फिर बाद में कभी कभी चांसेस होते हैं रिकरेंट अबॉर्शन के, ठीक है। तो और क्या होता है कि कोल्ड कॉर्न बायोप्सी, ये आगे की स्लाइड में आप देख पाएंगे, अभी मैंने इसमें ऐड नहीं किया। तो इसमें क्या होता है, कभी कभी इस तरीके से क्या होता है, सर्विक्स में क्या किया जाता है, एक लार्ज एरिया ऑफ टिश्यू को अराउंड द सर्विक्स क्या किया जाए, उसको एक्साइट फॉर द एग्जामिनेशन से। यहाँ पे देखिए ये इस तरीके से इसको सर्विक्स का जो एक पार्ट होता है, कुछ लार्ज पार्ट, उसको निकाल के उसको कहाँ भेजा जा रहा है, इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा जा रहा है, बायोप्सी की जा रही है, तो उसके वजह से भी रिकरेंट अबॉर्शन होने के चांसेस होते हैं। वजाइनल ऑपरेशन डिलीवरी थ्रू द, ये मैंने बता दिया आपको, अनडायलेट सर्विस की थी, डायलेट नहीं हुई ठीक से, और क्या किया उसका कोई उसको प्रोडक्ट को आउट किया या कोई ऐसी सर्जरी करी है, वजाइनल ऑपरेशन किया उसका, ठीक है। और कोई सर्विस का कोई एम्पोटेशन, यानी कि कोई सर्विस का टुकड़ा निकालना, एम्पोटेट करना उसको, मतलब आउट करना, और कोन को क्या करना, कोन बायोप्सी जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था, वो भी एक कॉज होता है। एंड मल्टीपल जस्टेशन, अगर ज़्यादा मल्टीपल जस्टेशन है एंड प्रायर प्रीटर्म बर्थ है, कभी उसका पहले प्रीटर्म बर्थ हुआ है, मतलब प्रीमेच्योर बेबी, तो भी ये कभी कभी फिर सेकंड में क्या करेगा, मिसकैरेज के चांसेस हो जाते हैं, और मल्टीपल जस्टेशन में भी, ठीक है, यानी कि एक से ज़्यादा जस्टेशन। अच्छा, कॉम्प्लिकेशन में क्या होगा कि इसमें ब्लीडिंग हो सकती है, सेप्सिस हो सकता है, और प्लेसेंटल पॉलिप्स हो सकता है। प्लेसेंटल पॉलिप्स मतलब एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द प्लेसेंटा, और कुछ पॉलिप टाइप का बनना, इस तरीके का, ठीक है। एंड इसको डायग्नोस करने के लिए जो होता है उसकी हिस्ट्री लेनी पड़ेगी कि रिपीटेड मिड, मतलब कब उसको मिड ट्राइमेस्टर पेनलेस मतलब ये वाली वो हिस्ट्री बताएगी कि रिपीटेड मिड ट्राइमेस्टर पेनलेस सर्विक्स डायलिटेशन एंड द एस्केप ऑफ लिक्विड एमिनी एंड फॉलोड बाय द पेनलेस एक्सप्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कंसेप्शन, कि मतलब कि बार बार क्या हो रहा है कि जो मिड ट्राइमेस्टर है उसमें पेनलेस होता है, डायलिटेशन होगा, पेनलेस होगा, पता नहीं चलेगा पेन कम होगा या नहीं होगा, और क्या होगा, जो भी लिक्विड है, ये कि जो भी लिक्विड है वो आउट हो जाएगा, जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो आउट हो जाएगा, और उसके साथ पेनलेस एक्सप्रेशन हो जाएगा प्रोडक्ट का, जो भी प्रोडक्ट है, यानी कि जो ओवम, जो भी उसका जो प्रोडक्ट है, मतलब फीटस का पार्ट जो भी है वो आउट हो जाएगा उसके थ्रू। तो ये उसको हिस्ट्री में आपको मिलेगा बोलने के लिए, जो भी रिकरेंट की हिस्ट्री देगी, और डायग्नोस इससे भी हो जाएगा। और दूसरा इंटरनल एग्जामिनेशन करना पड़ेगा, जिसमें कि क्या होगा कि जो भी इंटर कंसेप्चुअल पीरियड में क्या हुआ कि पासेस ऑफ नंबर ऑफ 6 to 8 हेगार डायलेटर्स, जो मैंने अभी आपको उसमें दिखाया था कि इस तरीके से सर्विस के थ्रू क्या किया जाता है, डायलेटर जो होते हैं वो उसमें इंसर्ट किए जाते हैं, पास किए जाते हैं बियॉन्ड द इंटरनल ऑस विदाउट एनी रेजिस्टेंस, और मतलब कोई रेजिस्टेंस फील नहीं होगा उसको, पेन नहीं होगा उसको, मतलब पेन होगा लेकिन हल्का होगा, और ओपनिंग ज़्यादा रहेगा। इंटरनल ऑस क्या रहेगा, फनलिंग ऑफ इंटरनल ऑस, मतलब थोड़ा ओपन दिखेगा फनल शेप में, एंड सीन इन द हिस्ट्रो सेल्फेंजियोग्राफी, ठीक है। सेल्फेंजियोग्राफी मतलब उसको, ये तो आपको ये तो जो है अल्ट्रासाउंड के थ्रू पता चलेगा, और जब इसका इंटरनल एग्जामिन करेंगे तो वहाँ पे अपना आप ही क्या दिखेगा, ओपन दिखेगा। ये वाला जो नंबर जो हैगा डायलेटर्स, अगर उसको एंटर करेंगे तो ये बिना किसी रेजिस्ट के, मतलब कि बिना किसी प्रॉब्लम के वो इंसर्ट हो जाएगा, और वहाँ पे ओपन दिखेगा इंटरनल ऑस। तो ये एक तरीका है उसका डायग्नोस करने का, तो ये भी एक डायग्नोसिस में ऐसा पता चल सकता है। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होगा, अगर इसका करें तो क्लिनिकल डायग्नोसिस, तो पेनलेस सर्वाइकल शॉर्टनिंग एंड डायलिटेशन, ठीक है। तो जो सर्विक्स होती है वो शॉर्ट होगी और पेनलेस सर्वाइकल होगा, सर्वाइकल शॉर्टनिंग एंड
जो डायलिटेशन होगा वो पेनलेस होगा और सर्विक्स उसकी शॉर्ट होगी। तो ये हो जाएगा एक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। एंड जो सोनोग्राफी होगा उसको क्या करना पड़ेगा, ये देखिए ट्रांस जो वजाइनल क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं, उसको परफॉर्म करते हैं। इसमें जो सर्विस होती है वो शॉर्ट फील होगी, लेस देन 2-5 mm, ठीक है। एंड फलेनिंग ऑफ द इंटरनल ऑस, और जो इंटरनल ऑस होता है वो इंटरनल ऑस क्या होगा, उसको फनलिंग शेप का होगा ऑफ द इंटरनल ऑस, मोर देन 1 सेंटीमीटर, मतलब ओपन होगा थोड़ा, ठीक है। वैसे तो क्लोज रहता है पर यहाँ पर ओपन है क्योंकि इसकी क्या हो चुकी है, रिकरेंट अभी अबॉर्शन हो चुका है, तो अपने आप ही ओपन हो गया है इस तरीके से, पेनलेस। तो यहाँ से जो वजाइनल अल्ट्रासाउंड के थ्रू ये सर्विक्स के कुछ अंदर प्रोडक्ट है या खाली है या उसमें प्रोडक्ट है वो पता चल जाएगा। फिर इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, कुछ सर्जिकल मैनेजमेंट के थ्रू इसको करते हैं। इसमें इसको रोकने के लिए, बेबी को मतलब कंसीव करवाने के लिए, अबॉर्शन जो ना हो, मिसकैरेज ना हो, उसके लिए कुछ मैनेजमेंट किया जाता है जिसको कि सर्जिकल मैनेजमेंट में आएगा सर्वाइकल सर्कलेज। तो सर्वाइकल सर्कलेज क्या होते हैं, ये इसमें क्या होता है कि यूजुअली जो होते हैं ये 12 से 14 वीक्स के अंदर होंगे, करते हैं उसमें। और इसमें इस प्रोसीजर में क्या करेंगे कि रेनफोर्स द वीकेंड सर्विस, मतलब जो ये वीक जो सर्विस है उसको क्या किया जाता है, नॉन एब्जॉर्बल टेप से, यानी कि जो थ्रेड होता है जैसे कि जो कि अब्जॉर्व ना हो। दो टाइप के होते हैं ना, अब्जॉर्वेबल और नॉन ऑब्जर्वेबल। तो इसमें कौन सा होगा, नॉन ऑब्जर्वेबल, जिसमें कि जैसे कि कैटगट यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑब्जर्व हो जाता है। तो इसमें जो होता है दूसरा टाइप का सूचर अप्लाई करेंगे जो ऑब्जर्व नहीं होता, जिसको बाद में रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, इसको सर्विक्स को इस तरीके से क्या करेंगे, अराउंड दी सर्विक्स, यानी कि सर्विक्स को क्लोजली क्या कर सकते हैं, इसमें टाई कर देंगे, इसको टेप कर देंगे, जैसे टेप चिपकाते हैं ना, तो इसको थ्रेड से क्या कर देंगे, बंद कर देंगे और अराउंड दी सर्विस इसको प्लेस कर देंगे थ्रेड को लेवल ऑफ इंटरनल ऑस, कहाँ पे, इंटरनल ऑस के नियर टू इंटरनल ऑस, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे होंगे ना, तो यही है, ठीक है। इसको बोलते हैं ये इसको तो बैंड कर दिया है ना, सर्कलेस बैंड हो गया। ये जो होता है एक रबरमैन टाइप का होता है, उसी से इसको रबर टाइप होता है जो बैंड कर दिया इसको बोलते हैं सर्कलेस बैंड बोलते हैं। और ये हो गया सर्वाइकल। अगर इसको थ्रेड से करेंगे तो नॉन ऑब्जर्वेबल थ्रेड का यूज़ करेंगे, ठीक है। और जो कॉन्ट्राइंडिकेशन है, मतलब इसको किस में नहीं करते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया, उसको कभी अगर अंदर इंटरनल इन्फेक्शन है तब नहीं करेंगे। अगर कोई रैप्चर हो गई, मेम्ब्रेन, लेडी ने अपनी हिस्ट्री में बताया कि पानी उसका जा चुका है, मतलब रैप्चर हो चुकी है मेम्ब्रेन और वाटर उसका आउट हो चुका है, तो नहीं करेंगे। और अगर हिस्ट्री ऑफ द वजाइनल ब्लीडिंग, अगर उसकी ब्लीडिंग हो रही है वजाइना के थ्रू, तो भी नहीं करेंगे। और अगर कोई यूट्राइन इरिटेशन है, उसको फील हो रहा है कि बहुत ज़्यादा हल्का पेन रहता है या इरिटेशन हो रहा है किसी भी तरीके का, तो भी नहीं करता है, बहुत ज़्यादा सीवियर होता है तो, ठीक है। और सर्वाइकल डायलिटेशन अगर जो होता है वो मोर देन 4 सेंटीमीटर, अगर ये 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा ओपन हो गया है, डायलेट हो गई है सर्विक्स, तो ये नहीं करेंगे। तो इसमें ये सब कॉन्ट्राइंडिकेशन है, ठीक है। तो 2 मेन मेथड होते हैं इसमें, MC डोनाल्ड एंड मॉडिफाइड शिरोडकर। तो ये दो मेन मेथड के थ्रू क्या किया जाता है, इसमें सर्जिकल इसमें किया जाता है प्रोसीजर। तो ये 2 मेथड होते हैं और इसमें जो सक्सेस रेट होती है वो 80 to 90% होती है, ठीक है। तो सक्सेस तो 80 to 90% इसमें होती है। ये होता है मेथड टेक्निक ऑफ सर्वाइकल सर्कलेज। और MC डोनाल्ड जैसे मैंने बोला आपको, उसमें क्या किया जाता है, इन दिस मेथड जो होता है मेडिकली डिज़ाइन थ्रेड, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये जो थ्रेड होता है इसको क्या किया जाता है, थ्रेड को अराउंड दी सर्विस और नियर द इंटरनल ऑस उसको क्या किया जाता है, स्टिच किया जाता है इसमें टुगेदर लाइक माउथ ऑफ द उसका जो होता है उसको स्टिच करके इस तरीके से सर्विस को स्टिच कर देंगे चारों तरफ से। ये जो आप देख पा रहे हैं इसकी ओपनिंग नीचे होगी ना, तो इसको चारों तरफ से क्या करेंगे, स्टिच कर देंगे। फ्रंट से जाते हुए इसको टोटली लैटरल एरिया से होते हुए, पोस्टीरियर से होते हुए एंटरली ला के इसमें नॉट कर देंगे, ठीक है। तो ये जो होता है इसको माउथ को इसका क्या कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, जैसे ये यहाँ से लेते हुए सूचर सीधे आगे आ गया इंटरनल साइड में, तो ये जो होता है इसको टाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगा। तो इस तरीके से वो इंटरनल ऑस को क्या कर रहे हैं, उसके क्लोज कर दे रहे हैं। इंटरनल ऑस इज द जंक्शन ऑफ यूट्रस एंड सर्विक्स। तो ये देखिए जंक्शन में कर रहे हैं ना, ये जो हो गया सर्विक्स हो गया और ये यूट्रस हो गया, तो उसके जो जंक्शन है वहाँ पे इसको कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। और इसमें क्या, और शिरोडकर में क्या करेंगे कि टेक्निक शिरोडकर ये वाला है, ये तो हो गया
MC डोनाल्ड हो गया और शिरोडकर हो गया और ट्रांस एब्डोमिनल, ये 3 तरीके के होते हैं सर्कलेज। ये आप देख पा रहे हैं, ये 3 तरीके के होते हैं। एक तो ये मैंने आपको बता दिया, और इसमें टेक्निक होती है, इफ़ेक्टिव होती है, और ये जो होती है इमरजेंसी में यूज़ किया जाती है इसको, ठीक है। तो इस तरीके से ये MC डोनाल्ड का मैंने आपको बता दिया। टाइप ऑफ सर्कलेज जो है वो मैंने अभी आपको बता दिया, 3 टाइप से होते हैं। तो उसमें जो होता है हिस्ट्री में जो होता है वो मतलब जो होती है डेफिनेटली हिस्ट्री ऑफ द 3 प्रीवियस जो सेकेंड ट्राइमेस्टर लॉस, मतलब उसने कभी अपने बेबी जो होते 3 बार अगर उसने लॉस कर लिया है, उससे ज़्यादा उसका लॉस हो गया, प्रीमेच्योर डिलीवरी है तब ये करेंगे। अल्ट्रासाउंड में अगर शॉर्टनेस ऑफ सर्विक्स एंड अर्ली फनलिंग है, मतलब जल्दी से ओपनिंग हो रही है अल्ट्रासाउंड के थ्रू, अगर आपने देखा थोड़ा फनलिंग शेप हो रही है, और शॉर्ट सर्विक्स है इन द वुमेन में, एंड विथ 1 to 2 स्पॉन्टेनियस लॉसेस, और 1 से 2 स्पॉन्टेनियस लॉस हो चुके हैं, मतलब अपना आप ही ये इसमें अल्ट्रासाउंड से इंडिकेट हो जाएगा। और एग्जामिनेशन में उसको देखेंगे तो एग्जामिनेशन अगर करेंगे तो इंडिकेटेड रेस्क्यू सर्कलेज परफॉर्म आफ्टर द सर्विक्स इज़ फाउंड डायलेटेड, ठीक है। जब थोड़ी डायलेट दिख रही है सर्विक्स तो इसमें ये एग्जामिन में पता चल जाएगा। एंड ऑल्सो कॉल्ड इमरजेंसी सर्विक्स, इसको बोलते हैं इमरजेंसी सर्कलेज भी इसको बोलते हैं। तो ये तो हिस्ट्री में मिलेगा। मेथड मैंने आपको बता दिया, MC डोनाल्ड का मैंने आपको उधर बता दिया कि इसमें जो होता है, इसको जो होता है परसिस्टिंग स्टिच भी बोलते हैं, परसिस्टिंग सूचर भी आप बोल सकते हैं। अगर ये वाइवा में पूछा जाए परसिस्टिंग सूचर से क्या है तो आप MC डोनाल्ड का बता सकते हैं, ठीक है। एज अ हाई एज पॉसिबल, ठीक है, इंटरनल लॉस को किया जाता है, ठीक है। देन टाइप ऑफ सर्कलेज में द सूचर स्टार्ट एट द एंटीरियर वॉल, एंटीरियर वॉल से स्टार्ट होगा और उसको पूरा घुमा के पीछे से लाके आगे ही उसको क्या कर देना पड़ेगा, टाई कर देना पड़ेगा। और इसमें जो होती है ये मैंने आपको बता दिया, तो इसलिए इतना ही आप देखिए। MC और जो होता है मॉडिफाइड शिरोडकर सर्कलेज जो होता है वो ट्रांसवर्स इंसिजन इन द मेन ऑन द वजाइनल वॉल, इसमें जो होती है वजाइनल वॉल में ट्रांसफर इंसिज वो किए जाते हैं, सूचर किए जाते हैं। और इसमें क्या किया जाएगा, जो ब्लडर होता है उसको ऊपर की ओर को पुश कर देंगे ताकि ब्लडर जो होता है स्टिचिंग में ना आए, टू एक्सपोज द लेवल ऑफ द इंटरनल वॉल्स। और उसके बाद इंटरनल वॉल्स को क्या किया जाता है, ओपन किया जाता है। तो इस तरीके से वो इसमें सूचरिंग की जाती है। और नॉन ऑब्जर्वेबल सूचर जो मटेरियल इसमें यूज़ करेंगे, ठीक है, जो कि पासेज सब म्यूकोज जो भी सब म्यूकोजली जो होता है वो पास किया जाता है। हेल्ड ऑफ एनी कर्व्ड राउंड बॉडीज़ नीडल उसमें यूज़ की जाए, राउंड बॉडी नीडल यूज़ की जाती है। नॉन सूचर और नॉन ऑब्जर्वेबल सूचर यूज़ किया जाता है उसमें। और मैंने आपको बता दिया पूरा घुमाते हुए आगे को सूचर ला के उसको पोस्टर मतलब साइड से ले जाके पोस्टरी ला के आगे में उसको टाई कर दिया जाता है। एंड ऑफ द टेप आर द टाई पोस्टरली बाय द, उसको नॉट कर दी जाती है उसको। फिर एंड एंटीरियर इंसिजन इज़ रिपेयर यूजुअली क्रोमिक कैटगट, और जो एंटीरियर इंसिजन होता है जिसमें कि इंसिजन अगर कुछ लगा है तो उसको किससे रिपेयर करते हैं बाद में, क्रोमिक कैटगट। क्रोमिक कैटगट जो होता है ऑब्जर्वेबल होता है, ठीक है। देन ट्रांस एब्डोमिनल सर्कुलेज, ट्रांस एब्डोमिनल सर्कुलेज में क्या किया जाता है कि रेयरली किया जाता है, ये बहुत कम किया जाता है इसमें। रिपीटेड फेलियर जब इसमें क्या हो जाता है ऑफ वजाइनल अप्रोच, जब वजाइनल अप्रोच जो होती है वो मतलब रेयरली किया जाता है ये, जबकि ये 2 वाले जो होते हैं फेल हो जाएंगे तब इसको किया जाएगा। और इसमें क्या है, सर्कुलेज इज प्लेस एट द लेवल ऑफ द स्टमक, इसमें और भी ऊपर किया जाता है, लेवल ऑफ द स्टमक में इसको किया जाता है। और डिलीवरी बाय द, इसमें जो डिलीवरी होगी वो सीजर के थ्रू होगी, ठीक है। तो ये देखिए ये इंटरनल लॉस नीचे है, तो यहाँ पर ये इस्थमस के पास में थोड़ा ऊपर ही किया जाएगा ये जो सूचर है, ठीक है। तो ये हो गया ट्रांस एब्डोमिनल। और पोस्ट ऑपरेटिव जो केयर अगर इसमें की जाती है तो उसमें क्या करेंगे, कंप्लीट बेड रेस्ट देंगे 2 to 3 डेज तक अगर ये ऑपरेशन किया है तो। और उसको क्या करेंगे, जो भी प्रोजेस्टेरोन जो सप्लीमेंटेशन है वो देना पड़ेगा। और इंजेक्शन उसको 7 जो भी वीकली इंजेक्शन है उसको वो देने पड़ेंगे, 70 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन देना पड़ेगा जो कि कैप्रोट 500 mg का होगा। और पेशेंट को कहना पड़ेगा कि अवॉइड सेक्सुअल इंटरकोर्स ड्यूरिंग दिस टाइम, उसको सेक्सुअल अवॉइड करना पड़ेगा इंटरकोर्स जब तक कि उसका बेबी ना आउट हो जाए। और उसका रिमूव स्टिचर जो बाद में उसकी क्या करनी पड़ेगी, स्टिच को कब रिमूव करना होता है कि जब स्टिच शुड बी रिमूव एट द 37 वीक, जब 37 वीक्स में उसकी स्टिच को जो लगाई थी वो अब क्या करनी पड़ेगी, स्टिच करनी पड़ेगी। या उससे जल्दी भी कर सकते हैं, अगर पेन स्टार्ट हो रहे हैं उसके लेबर के तो भी इसको आउट करना पड़ेगा।
और फीचर ऑफ द अबॉर्शन उसके देखने पड़ेंगे, ठीक है, अपीयर करना पड़ेगा। इफ़ द स्टिच इज़ नॉट कट इन टाइम, तो अगर स्टिच को अगर टाइम से ना कट नहीं किया जाएगा तो यूट्राइन क्या होता है, रप्चर होने के चांसेस होते हैं, और सर्वाइकल क्या हो सकती है, टीयर हो सकती है। तो इसलिए उसको टाइमली कट करना पड़ेगा। और इसके कॉम्प्लिकेशन भी कुछ होते हैं, जिसमें कि क्या होगा कि स्लीपिंग हो सकता है, मतलब वो स्लिप हो सकती है जो भी आपने नॉट लगाई है और स्टिचिंग की है, और कटिंग के थ्रू जो होता है, मतलब उसमें स्लीपिंग हो सकती है कटिंग थ्रू द सूचर, और उससे क्या हो सकता है, कट भी हो सकता है, स्लिप भी हो सकता है, कट भी हो सकता है। वो जो सर्विक्स है किसके हेल्प से, सूचर के, क्योंकि वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहते हैं, ठीक है। क्रोमिक कैटगट से तो यू नहीं लगाएंगे उसको, विक्रिल से भी नहीं लगेगा वो, और वो जो नॉन एब्जॉर्बल होता है उससे लगता है, तो वो काफ़ी हार्ड रहता है। और जो कोरियो एमनोनाइटिस हो जाएगी इसमें। कोरियो एमनोनाइटिस का मतलब है कि ये देखिए, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो एम्योनिक फ्लूइड है, यानी कि मेम्ब्रेन है, इन्फ्लामेशन ऑफ द मेम्ब्रेन, तो इसमें क्या हो जाएगा, बेबी है तो उसमें भी क्या हो जाएगा, इसमें प्रॉब्लम आएगा, मतलब कि उसमें कुछ ऐसी डिजीज़ कंडीशन, देखिए वाइट मैटर डिजीज़ हो सकती है उसको, थाइमस इन्वॉल्यूशन हो सकता है उसको, रेटिनोपैथी हो सकती है बेबी को, क्योंकि वो उसके अंदर है। तो इन्फ्लामेशन ऑफ द इम्यूनो रप्चर, मेम्ब्रेन में रप्चर, मतलब वो हो सकता है इन्फ्लामेशन। और इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं, रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन भी रप्चर हो सकती है, और सर्वाइकल स्कैरिंग हो सकती है, एंड डिस्टोशिया रिक्वायर सीजर डिलीवरी, ठीक है, ये सब सिजेरियन डिलीवरी करनी पड़ेगी। और प्रोग्रेसिस ऑफ रिकरेंट मिसकैरेज में क्या हो सकता है कि मतलब कितना इसका प्रोग्रेस होता है, तो द ओवरऑल रिस्क ऑफ रिकरेंट मिसकैरेज इज अबाउट, मतलब 23 to 30% जो होती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ द प्रीवियस स्पॉन्टेनियस मिसकैरेज, ठीक है। एंड द ओवरऑल प्रोग्रेसिस इज़ गुड एंड इवन विदाउट थेरेपी, बिना कोई थेरेपी दिए हुए भी ये इसका जो प्रोग्रेशन होता है ये गुड रहता है। और अगर ये जो रिकरेंट जो मिसकैरेज है, अगर आपने ओवरऑल जो इसका रिस्क है 25 से 30% जो होता है, इररिस्पेक्टिव होता है नंबर ऑफ प्रीवियस स्पॉन्टेनियस, जो पहले के जो स्पॉन्टेनियस जो उसके मिसकैरेज थे उसके कंपैरिजन में ये वो रहता है, थोड़ा इफेक्टिव रहेगा, प्रोग्रेस रहेगा। ओवरऑल प्रोग्रेसिस जो होती गुड रहती विदाउट एनी ट्रीटमेंट, एंड इन द चांसेस ऑफ सक्सेसफुल प्रेगनेंसी इज़ अबाउट, मतलब 70 to 80% इसमें चांसेस होते हैं सक्सेसफुल प्रेगनेंसी के विथ इफेक्टिव थेरेपी। ओके गाइज, and thank you for watching this video, and do like, share, comment and subscribe this channel, and make your notes in your notebook with the help of video, ठीक है। चलिए, ओके, गुड बाय, टेक केयर।